और हम शुरुआत कर रहे हैं आज सुबह की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग लगातार और तेज होती जा रही है, बल्कि अब इसमें एक नया महाज खुल गया है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब ने यमन के सना एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की, जिसके जवाब में हूती ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। सोमवार को यमन के सना एयरपोर्ट पर कई धमाके हुए थे। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का दावा है कि सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की है। हूती के सैटेलाइट न्यूज चैनल अल मसीराह टीवी ने सना एयरपोर्ट पर हुए हमलों और धमाकों की फुटेज दिखाई। हालांकि यमन की मान्यता प्राप्त सरकार का कहना है कि ये हमले एक ईरानी विमान को उतरने से रोकने के लिए किए गए थे। सऊदी अरब की तरफ से एयर स्ट्राइक पर कोई बयान नहीं आया है, न ही उसने ये कबूल किया है कि उसने सना एयरपोर्ट पर हमला किया है। दरअसल कल महान एयर का एक यात्री विमान सना एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान सना एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया। उसके बाद एक दूसरे एयरपोर्ट पर वो विमान लैंड हुआ जो हुतीज के कंट्रोल में है, लेकिन कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने सना के इस एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसके बाद से सना हुतीज की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि सऊदी अरब को इसका जवाब दिया जाएगा। और अब खबर आ रही कि सऊदी के अबहा एयरपोर्ट पर हुतीज ने हमला किया है। तो सना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये एक विमान को लैंड करना था जो महान एयर का ईरान के एक पैसेंजर विमान था। कहा यह गया कि उस विमान की लैंडिंग यहाँ ना हो। ये देखिए आप, ये जो मिसाइल गिरी है, ये मिसाइल के लिए कहा जा रहा है कि ये मिसाइल हमला सऊदी अरब ने किया है। और इसके बाद अंसारुल्लाह की तरफ से कहा गया कि इसका जवाब दिया जाएगा। और जो एक तरह का सीज फायर का मुआहदा यमन और सऊदी अरब के बीच था, इस हमले के बाद जो सना में सऊदी अरब ने किया, उसके बाद ये टूट चुका है। और इसके बाद सऊदी अरब पर यमन के हुतीज ने हमला किया है। ये हुतीज की तरफ से दावा किया जा रहा है। यमन पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीरें पहले आप बाएं तरफ देख रहे हैं। ये सना एयरपोर्ट है, यमन की राजधानी सना है, वहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। उसके रनवे पर यह हमला हुआ। ये हमला ठीक उस विमान की लैंडिंग से पहले हुआ जो महान एयर का था, जो ईरानी पैसेंजर विमान था। अब इसी हमले का जवाब हुतीज ने अब सऊदी अरब पर हमला करके दिया है। ये सऊदी अरब का अबहा एयरपोर्ट है। आप इस हमले के बाद यहाँ पर आग की लपटें उठते हुए देख रहे हैं और सारा ट्रैफिक उससे पहले का रुका हुआ है। ये अबहा एयरपोर्ट है सऊदी अरब का, जिसे हुतीज ने निशाना बनाया है। मिसाइलों और ड्रोन से हमला यहाँ किया गया है। मतलब ये कि वॉर जो है वो एक्सपैंड होती हुई दिखाई दे रही है। हुतीज जो अब तक काफ़ी हद तक शांत थे, इस पूरे क्षेत्र में जो जंग चल रही उसमें उनकी भागीदारी ना के बराबर रही। हालांकि वो पहले से ऐलान करते रहे कि वो ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन जो ताज़ा हमला हुआ है सऊदी अरब पर, वो उसकी वजह ये है कि सना जो यमन की राजधानी है उसके एयरपोर्ट पर हमला हुआ। और अंसारुल्लाह जो हुतीज हैं उनके मुताबिक ये हमला सऊदी अरब की तरफ से किया गया ताकि महान एयर का जो पैसेंजर विमान है वो लैंड ना कर पाए। हालांकि ये और बात है कि महान एयर का विमान सना एयरपोर्ट पर ना उतर करके एक दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है और जो डेलीगेशन ईरान का वहाँ गया था उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। यमन पर हमले की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो यमन का जो सना एयरपोर्ट है उस पर हमला हुआ। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये यमन के सना एयरपोर्ट की है, जिस पर मिसाइल से हमला किया गया। एयरपोर्ट को के रनवे को तबाह कर दिया गया। और इसके कुछ ही वक्त के बाद यहाँ पर ये देखिए एक मिसाइल और गिर रही है और ये मिसाइल ज़मीन पर गिरते ही जो एक्सप्लोजन होता है उससे एक बड़ा नुकसान रनवे को होता है। मतलब ये कि इस तरह के हालात में फिर रनवे जो है वो इस्तेमाल के लायक नहीं बचेगा। इस पर किसी भी यात्री विमान या फाइटर जेट को नहीं उतारा जा सकता। और जो विमान ईरान एयर का यानी महान एयर का था, ईरानी पैसेंजर विमान था, उसे इस एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जा पाया। और उसकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि एक पैसेंजर विमान जो है वो रनवे के काफ़ी करीब तक आता है और इसके बाद फिर से टेक ऑफ कर जाता है, हवा में उड़ जाता है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, कई मिसाइलें दागी गई हैं सना एयरपोर्ट पर। और इसके बाद हुतीज़ ने सनाउल्लाह की तरफ से, अंसारुल्लाह की तरफ से ये साफ ऐलान किया गया कि सऊदी अरब की तरफ से किया गया ये हमला यमन और सऊदी अरब के बीच चल रहा सीज फायर इसकी वजह से ख़त्म होता है और हमारे सब्र का बांध अब टूट रहा है।
जो ईरान गया था, यमन का एक प्रतिनिधिमंडल हुतीज का, वो लौट रहा था कहा जा रहा। ईरान के सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्लाह अली खामनेई के फिनरल में अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद ये नेता जो है, ये डेलीगेशन वापस लौट रहा था महान एयर से, और इसी महान एयर के विमान को रोकने की कोशिश की गई। हवाई अड्डे पर इसी कोशिश के तहत हमला किया गया, ये हुतीज का कहना है। हुतीज का कहना है कि विमान ने अपना रास्ता उसके बाद बदल लिया और वो हुदैदा हवाई अड्डे पर उतरा। सना में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचने की खबर है, जो तस्वीरें दिख रही हैं। हुती विद्रोहियों की तरफ से कहा गया है कि वो इन हमलों का और करारा जवाब देंगे। सऊदी अरब की इस आपराधिक आक्रामकता के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों और यूएवी का इस्तेमाल करके अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए एक सैन्य अभियान चलाया। अल्लाह की कृपा से इस अभियान ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करने के अपने लापरवाह फैसले के कारण सऊदी दुश्मन इस क्रूर आक्रामकता की पूरी जिम्मेदारी और इसके गंभीर परिणामों के लिए जवाबदेह है। ये कदम अमेरिकी ज़ायोनी दुश्मन और उनके नतीजों को भी बढ़ावा देता है। इस बारे में यमनी सशस्त्र बल सभी एयरलाइंस को सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान न भरने की चेतावनी देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर हुती विद्रोहियों ने हमला किया, ये उनका दावा है। और उसके बाद तस्वीरें बता रही कि हमला हुआ है। सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में मिसाइलों और यूएवी से यह हमला किया गया है। इस हमले के बाद सऊदी के अबहा एयरपोर्ट के पास आग की लपटें उठती देखी गई। एयरपोर्ट से काफ़ी दूर तक ही आग, बहुत दूर से आग दिखाई दे रही थी और आग के शोले भड़क रहे थे। और उस तरफ जाती हुई गाड़ियां देखिए आप, पूरा ट्रैफिक तरीके से जाम दिखाई दे रहा है। इस बीच यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरानी क्रूज मिसाइलों ने उनके जहाजों को निशाना बनाया। यूएई के मुताबिक ईरान की मिसाइलों ने साउथ चैनल में यूएई के 2 टैंकर पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइलों ने ओमान के समुद्री इलाके में दक्षिणी लेन से गुजर रहे मोम्बासा और बाहिया नाम के टैंकर्स को निशाना बनाया। मोम्बासा पर मौजूद क्रू के एक भारतीय सदस्य की मौत हो गई है और 8 लोग जख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में 6 भारतीय हैं और 2 यूक्रेन के नागरिक हैं। ये वही रास्ता है जिससे ये शिप निकल रहे थे, जिसे अमेरिका ने सुझाया, और ईरान इसे अमेरिका का एमओयू का सीधा उल्लंघन बता रहा है, जिसे लेकर के बाकर गालिबाफ ने एक एक्स पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि पॉइंट 5 में साफ कहा गया था कि हॉर्मुज का सारा अरेंजमेंट जो है वो ईरान के देख रेख में होगा और उसकी देख रेख में ही सारे जहाज वहां से गुजरेंगे, उससे कोऑर्डिनेट करके गुजरेंगे। इधर अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर बड़ा हमला किया। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, कोनार्क और चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद ये हमले हो रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। रात को हमलों के बाद चाबहार में 6 से ज्यादा धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में भी कोस्टलाइन में अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर हमले किए हैं। और ये हमले उस वक्त हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज पर अब पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है, वहां से जहाज सुरक्षित गुजर सकते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि हॉर्मुज पर ईरानी कंट्रोल खत्म कर दिया गया है और अब अमेरिका इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। ट्रंप ने खुद को गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट बताते हुए कहा कि इस काम का खर्च उठाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक कार्गो पर 20% टैक्स लगेगा, यानी टोल वसूलेंगे ट्रंप साहब। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन बाकी सभी देशों के जहाज बिना किसी रुकावट के हॉर्मुज से गुजर पाएंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे पहली बार ड्रोन बोट का इस्तेमाल हुआ और ईरानी पोर्ट को इन ड्रोन बोट से निशाना बनाया गया। ये ड्रोन बोट देख रहे हैं आप, जो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही हैं।
ये वीडियो खुद अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान के जहाजों की मरम्मत करने वाली जगह और एक पनडुब्बी पर हमला करने के लिए ड्रोन जहाजों का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया है कि 3 कॉर्सर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स ने बंदर अब्बास नेवल पोर्ट के बेस पर हमला किया। इस पोस्ट में ड्रोन बोट्स का एक डॉक की तरफ बढ़ते हुए वीडियो दिखाया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उसने ईरान की नौसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ईरान पर अमेरिका के इन हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है, इसलिए सारे जहाज बेखौफ गुजर सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि होर्मुज खुला है और ईरान चाहे या न चाहे ये खुला ही रहेगा। सभी देशों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का स्वतंत्र और निष्पक्ष उपयोग करने की इजाजत होगी। अब से अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट के संरक्षक गार्जियन ऑफ होर्मुज स्ट्रेट के तौर पर जाना जाएगा। होर्मुज की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए अमेरिका को सभी समुद्री कार्गो पर 20% शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। ये रकम सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्चे की भरपाई के लिए होगी। ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही अमेरिकी नेवी ने होर्मुज में नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर पहले की तरह होर्मुज को घेर रहे हैं। वहीं ट्रंप के इस दावे का ईरान ने मजाक उड़ाया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पोर्टस बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित गुजरने की सुविधा देता है, उसे सेवा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का संरक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। हम निष्पक्ष रहेंगे। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी बंदरगाहों और तटों से आने वाले जहाजों पर नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी है। बाकी सभी जहाज चलते रहेंगे। केवल नाकेबंदी तोड़ने वाले जहाजों को ही रोका जाएगा। जहाज चलाने वालों से कहा गया है कि वो ओमान की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के पास चैनल 16 पर अमेरिकी सेना से संपर्क करें। अमेरिका ने इससे पहले 3 बार बड़े हमले करते हुए ईरान की नेवी को टारगेट किया। चाबहार में पोर्ट के साथ साथ आर्मी के पोस्ट को निशाना बनाया, तो बंदर अब्बास में पोर्ट के साथ साथ पनडुब्बी पर हमले का वीडियो भी जारी कर दिया। अमेरिकी हमले जारी हैं। अब ट्रंप गुरुवार को रात 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। वहीं ईरान अमेरिका की जंग की इस फेज की शुरुआत होने के बाद कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल जो 2 हफ्ते पहले $70 पर बैरल तक गिर गया था, अब एक बार फिर से 80 का आंकड़ा पार कर रहा है। भारत ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक प्रोग्राम में अलग अलग देशों के राजदूतों, राजनयिकों और यूएन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के लिए भारत की कैंपेन की शुरुआत की। जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण शांति के सिद्धांत पर आधारित है। अपने संबोधन में एस जयशंकर ने शांतिपूर्ण दुनिया पर जोर देते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य एक ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान देना है जहां शांति, सुरक्षा और समानता है। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुई आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। इस मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 11 में से 5 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद ताहिर हुसैन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी। बाद में उनका शव एक नाले से मिला था। पोस्टमार्टम में सामने आया कि अंकित शर्मा के शरीर पर धारदार हथियार से हमले किए गए थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, हत्या की कोशिश, सबूत मिटाने और अन्य गंभीर धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
अंकित शर्मा हत्याकांड, ताहिर हुसैन दोषी करार। ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। दिल्ली दंगा, आईबी ऑफिसर की हत्या, कोई दोषी नहीं बचेगा। हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा। स्क्रीन पर दिख रही ये 6 साल पहले दंगे की तस्वीरें हैं, जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काई गई थी। पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई लोग मारे गए, कई घायल हुए और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की भी हत्या कर दी गई। आज 6 साल बाद एक एक दोषी का हिसाब होगा। कोर्ट आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को सजा सुनाएगा और आईबी अफसर के परिवार को इंसाफ मिलेगा। अंकित शर्मा हत्याकांड में 11 में से 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, कासिम, जावेद और अनस के नाम शामिल हैं। बाकी के 6 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या, अपहरण, दंगा, समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और गैर कानूनी जमावड़े से जुड़े आरोपों में आईपीसी की धारा 302, 365, 188, 153A, 147, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया है। 5 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153A, 147, 48, 49 आईपीसी और 365 और 302 में सजा सुनाई गई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस की थी वो क्राइम ब्रांच ने करी थी। इसमें काफ़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करी गई क्राइम ब्रांच द्वारा, जिसके कारण ये आज सेंटेंसिंग हो पाई है। अब आज अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि अंकित शर्मा आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात थे। दिल्ली दंगों के वक्त अंकित शर्मा इलाके में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक भीड़ ने अंकित पर हमला कर दिया। दंगे के बीच लापता हुए अंकित का शव बाद में नाले में मिला। पोस्टमार्टम में शरीर पर चाकू के कई निशान मिले, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या की साजिश रचने और दंगाइयों को उकसाने का मुख्य आरोप लगा। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे, उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की है, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया है। हालांकि दोषी करार दिए जाने के बाद जब ताहिर हुसैन से पूछा गया तो उनका कहना था कि मामले में इंसाफ नहीं हुआ। ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। ताहिर हुसैन को दोषी पाए जाने के बाद मामले में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने जहां फैसले का स्वागत किया, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की कस्टडी रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले की जांच कर रही अयोध्या पुलिस ने दोनों आरोपियों की 1 हफ्ते की कस्टडी मांगी है। सोमवार को हुई सुनवाई में अयोध्या की एंटी करप्शन कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। अब इन आरोपियों की अगली पेशी 27 जुलाई को होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट की पहली बैठक में हुए फैसले के एक पॉइंट पर अब एक्शन हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार सीईओ की भर्ती निकाली है, जिसके लिए कैंडिडेट का हिंदू होना जरूरी है। चढ़ावा चोरी के जांच कर रही एसआईटी तीसरी बार अयोध्या पहुंची, जहां वो ट्रस्ट के कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से
चढ़ावा चोरी के स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या में एसआईटी की तेज हुई जांच, चढ़ावा चोरी की कहां तक आंच। तीसरी बार अयोध्या पहुंची एसआईटी, आज किस किस से पूछताछ। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की तेज हुई तलाश, कब तक होगा आवेदन। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक को धोने और ट्रस्ट पर श्रद्धालुओं का भरोसा लौटाने के लिए एसआईटी की जांच तेज कर दी गई है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सभी सदस्य सोमवार को फिर से अयोध्या पहुंचे। एसआईटी टीम का यह तीसरा अयोध्या दौरा है। चढ़ावा चोरी पर बनी यूपी सरकार की एसआईटी टीम में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन शामिल हैं। अपने तीसरे फेज की जांच के लिए दूसरे दिन आज एसआईटी टीम ट्रस्ट का काम देखने वाले और लोगों से पूछताछ करने वाली है। तो अब एसआईटी मंदिर निर्माण के दौरान अयोध्या में हुई जमीन की खरीद फरोख्त के मामलों की भी जांच करेगी। इधर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की जांच कर रही यूपी सरकार की एसआईटी टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी रिपोर्ट सौंपनी। वहीं पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने कहा कि एसआईटी के सदस्यों से बातचीत के बाद उन्हें उम्मीद जगी है कि चोरों को सजा जरूर मिलेगी। ये जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं और वो नाकारापन से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे अयोध्या का अपमान हुआ, पूरे सनातन धर्म को अपमान हुआ, तो ये तो पीड़ादायक है। हम हटने वाले नहीं हैं। हाँ। हम तो जिन लोगों ने जमीन का घोटाला किया, जिन लोगों ने मंदिर में गबन करवाया, जिन्होंने मंदिर में चोरी कराई, उसके बाहर हम थोड़ी जा सकते हैं। हमारी सीमा निश्चित है, हम उन्हीं को देंगे। उन्हीं के खिलाफ एफआईआर करने के लिए हमने तहरीर दी थी, वहीं हम स्टैंड करते हैं। एसआईटी पे कितना भरोसा है? अब भरोसा है, कार्रवाई होगी। मुझे लगने लगा, कल की वार्ता से लगता है कि कुछ मामला ठीक दिशा में जा रहा है। हाँ, लेकिन भूखा तब कुछ बतियावे जब पेट के भीतर कुछ जावे। हमें तो तभी विश्वास होगा जब कुछ हो, लेकिन होगा ऐसा मन कर रहा है। एक तरफ मंदिर में व्यवस्था ठीक करने के लिए ट्रस्ट एक्शन में है, तो इधर चढ़ावे चोरी के लिए राम मंदिर को कलंकित करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। सोमवार को अयोध्या की करप्शन कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी। अब अगली पेशी 27 जुलाई को होगी। तो आज एंटी करप्शन कोर्ट में आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की कस्टडी रिमांड पर सुनवाई होगी। मामले की जांच कर रही पुलिस ने दोनों की 1 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट की पहली बैठक में हुए फैसले के एक पॉइंट्स पर अब एक्शन तेज हो गया है। पहले मंदिर के चढ़ावे की गिनती के सिस्टम में भारी बदलाव के बाद अब ट्रस्ट के सीईओ की तलाश तेज कर दी गई है। सीए अपॉइंटमेंट के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने लोगों से एप्लीकेशन मंगाने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें 18 जुलाई तक अप्लाई करने की आखिरी तारीख बताई गई है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में सीईओ के सिलेक्शन के लिए जो शर्त रखी गई है, उसके मुताबिक सीईओ के लिए आवेदन करने वालों की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और किसी बड़े सरकारी संस्थान या फिर निजी संस्थान का मैनेजमेंट संभालने का 20 साल का अनुभव होना चाहिए। कैंडिडेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, पब्लिक रिलेशंस, आईटी, सिक्योरिटी और कानूनी मामलों की जानकारी होनी चाहिए। ट्रस्ट के मुताबिक सीईओ के लिए ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी या हिंदू धार्मिक संस्थान को संभालने का अनुभव हो। सीईओ बनने के बाद अयोध्या में रहकर मंदिर का रोजमर्रा का मैनेजमेंट संभालना होगा। सीईओ पद के लिए सैलरी आपसी बातचीत से तय की जाएगी। सीईओ का कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। सीईओ पद के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का हिंदू होना जरूरी है।
मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के सिलेक्शन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है। कमेटी को 1 महीने के अंदर सीईओ के लिए नामों की सिफारिश ट्रस्ट को करनी है। इसमें कोई शक नहीं है, हमारा दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नौकरी में तो इंसान अपनी हदूद के अंदर अपना जो उसकी ड्यूटी है उसके अंदर काम करता है, लेकिन ये आस्था का सवाल है। आस्था के साथ साथ एफिशिएंसी का सवाल है, इंटेग्रिटी का सवाल है, काम करने का सवाल है। तो कितने ही फैक्टर इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे कि जिस ऐसा इंसान हम ढूंढ पाएँ जिसमें आस्था भी हो, डेडिकेशन भी हो, इंटेग्रिटी भी हो और काम करने का जज्बा भी हो, तभी कोई इंसान इसको स्ट्रीमलाइन कर पाएगा। एक तरफ राम मंदिर के लिए पहली बार सीईओ की तलाश शुरू कर दी गई है, तो राम मंदिर की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने मेंबर ट्रस्टी कृष्ण मोहन को वर्किंग जनरल सेक्रेटरी बनाया है। इसके अलावा निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास लगातार राम मंदिर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सोमवार को दिनेंद्र दास ने दान पात्रों से लेकर काउंटिंग रूम तक की व्यवस्था का जायजा लिया। राम भक्तों से भी बातचीत की और गर्भगृह में रामलला की श्रृंगार आरती में शामिल हुए। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले चमोली पुलिस की एसआईटी ने 12 जुलाई की रात करीब 10 बजे देहरादून के नेहरू कॉलोनी में उसके घर से प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया था। चमोली लाकर बद्रीनाथ थाने में उससे और मंदिर समिति के 4 कर्मचारियों से पूछताछ हुई। पुलिस अब मामले में मनी ट्रेल समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे जांच में लगी है। पूछताछ के दौरान जब प्रमोद नौटियाल से पूछा गया कि क्या चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी शामिल है, तो उन्होंने सिर हिलाकर नहीं में जवाब दिया। चमोली पुलिस के मुताबिक 8 जुलाई को प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवाण की शिकायत पर बद्रीनाथ कोतवाली में केस दर्ज हुआ। प्रमोद नौटियाल के पास से पुलिस ने एक शालिग्राम और लैपटॉप बरामद किया है। प्रमोद नौटियाल ने यह शालिग्राम मंदिर से ही चोरी किया था। हालांकि अभी तक चढ़ावा चोरी की कोई रकम प्रमोद से बरामद नहीं हुई है। पूछताछ में वो बार बार खुद को बेकसूर बता रहा है। मंदिर समिति के अधिकारी युद्धवीर पुष्पवाण जी के द्वारा एक एफआईआर कायम करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा मंदिर समिति के ही एक कर्मचारी श्री प्रमोद नौटियाल को नामजद करते हुए लिखा गया था कि उनके द्वारा मंदिर की जो गणना होती है धन की, उसमें कुछ गबन किया गया है। जनपद स्तर से विवेचना में सहयोग के लिए एक एसआईटी पुलिस अधीक्षक के लेवल से गठित की गई है। हम लोगों ने सभी सीसीटीवी फुटेज जो उपलब्ध थे उनको संकलित किया है। उनके परीक्षण की कार्रवाई चल रही है और काफ़ी फुटेज हमारे द्वारा देख ली गई है। प्रथम दृष्टया उसमें प्रमोद नौटियाल के खिलाफ कुछ सामान धनराशि वगैरह ले जाने की पुष्टि कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच से जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र हैं, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं होते। आरोपी प्रमोद नौटियाल बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का निजी सहायक था। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति कांग्रेस के दौर में हुई थी, उसी वक्त नियम को दरकिनार किया गया था। जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मैंने तो सभी नियमानुसार किया था, उन्होंने तो सब कुछ नियमानुसार किया, तो उनको इस समय ये नहीं पता था कि ये व्यक्तिगत सहायक एक विभागीय पोस्ट है और ये व्यक्ति जो आरोपित व्यक्ति है ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर यहाँ पर था। इसको उन्होंने जो है कि एक पद, जबकि ये जो व्यक्तिगत सहायक का पद है, इस पद पर इसकी नियुक्ति की गई और लगातार लंबे समय तक ये उनके साथ भी रहा। उसके बाद ये मंदिर समिति से पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ काम किया है। इसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक रंग देने के लिए इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो है कि निजी सचिव, जबकि ये कोई निजी सचिव नहीं है।
ये जो बद्री केदार मंदिर समिति का एक स्थायी कर्मचारी है, लेकिन इसकी नियुक्ति भी गलत तरीके से जो है कि गणेश गोदियाल जी ने इसकी नियुक्ति को वहां पर किया था, क्योंकि ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के बाद में इसको तब सीधे सीधे जो है व्यक्तिगत सहायक के पद पर उन्होंने नियुक्त किया। वाराणसी, मथुरा और संभल के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए समाधान प्रस्ताव में शामिल होने से हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने इनकार किया है। दोनों पक्षों ने कोर्ट के जरिए ही कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। सर्वोच्च अदालत ने 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाने का प्रस्ताव दिया था, ताकि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर मामले का समाधान निकालें। दोनों पक्षों ने आज वाराणसी में होने जा रही पूर्व सुलह वार्ता के प्रस्ताव में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को लोअर कोर्ट में बुलाया है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। काशी, मथुरा और संभल विवाद कैसे निकलेगा समाधान? सुप्रीम कोर्ट का मध्यस्थता का प्रस्ताव दोनों पक्षों ने ठुकराया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद के विवाद सुलझाने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और यूपी के संभल जामा मस्जिद विवाद के सभी पक्षकारों को पत्र भेजा था और उनसे सहमति मांगी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मेडिएटेड एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट्स हार्मोनाइजेशन अक्रॉस नेशन के तहत समझौते के जरिए समाधान तलाशने का प्रस्ताव था। इसका नाम दिया गया है समाधान समारोह। इसके लिए 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाने का प्रस्ताव है, ताकि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर अपनी बात रखें और आपसी सहमति से मसले को सुलझाने की संभावना पर चर्चा करें। 3 दिन चलने वाली इस लोक अदालत से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 14 जुलाई को वाराणसी में पहली पूर्व सुलह वार्ता का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें दोनों पक्षों को दोपहर 2 बजे अपने अपने वकीलों के साथ निचली अदालत में मौजूद रहने को कहा गया है। लेकिन ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को सिरे से ठुकराते हुए कहा कि कमेटी की तरफ से कोई भी मीडिएशन में नहीं जाएगा, वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है, और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। उधर बातचीत के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट का लेटर मिलने पर हिंदू पक्षकार भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हमको 3 नोटिस आई है मेरे पास। तीनों में मतलब पहले दिन हम लोग को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया था, हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे, समझौता करने के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यहाँ पे मेडिएशन मतलब समझौता के लिए आया है, तो भैया हम समझौता क्यों करेंगे? वो तो हमारे आराध्य का मंदिर है, हम लोग का आराध्य का मंदिर, हम लोग तो अपना आराध्य का मंदिर लेके ही रहेंगे। हम लोग मंदिर लेके रहेंगे, बनवाएंगे, उसमें पूजा पाठ करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। ये लोग अपना समझौता अपना जमीन के मंदिर के बदले जमीन मांग रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से भारत सरकार से मांगे, हम लोग से क्यों मांगे? हम लोग किसी भी कीमत पे हम लोग समझौता नहीं करेंगे। ज्ञानवापी विवाद पर हिंदू पक्षकारों ने क्लियर कर दिया कि वो पूरी मस्जिद पर दावा करेंगे, क्योंकि वो मंदिर है और वहां मंदिर होने के 308 सबूत मिले हैं। कि हम माननीय न्यायालय के सामने यह कहेंगे कि यह ज्ञानवापी मंदिर हमारा है, मुस्लिम समाज इस पर से अपना अधिकार हटाए ताकि हम उस भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। कैसे दावा कर रहे हैं आपकी ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है और आप लोगों का है? इसके लिए अधिवक्ता कमीशन हुआ, सारे साक्ष्य हिंदू समाज के पक्ष में थे, ASI का हुआ प्रमाण, सारे पक्ष थे, 308 सबूत मिले, जिसमें 99 सिक्के, 36 शिलापट और बाद में और जो है 208 मूर्तियां मिली, सारे साक्ष्य मूर्तियां मिली। और उसमें वह प्रमुख शिलापट भी था जिसमें 16 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि मंदिर तोड़ के तामीर किया, वह शिलापट भी था। इसलिए उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह मंदिर हमारा है। वजू खाने में भी कुछ मिला था आप लोगों को? हाँ, वजू खाने में प्राप्त शिवलिंग मिला, जिसको हमने ही कहा था कि बाबा मिल गए। और विश्व में क्या आपने ऐसा कोई मस्जिद देखे हैं जो कि 16 अप्रैल 1669 से लेकर आज तक ग्राउंड फ्लोर में नीचे पूजा पाठ, दर्शन पूजन, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती हो और ऊपर नमाज होता हो? क्या ऐसा कोई विश्व मस्जिद देखे हैं कि जो है मस्जिद के सामने विशाल नंदी हो? नहीं देखे। इन आधार पर हम वह मंदिर, भव्य मंदिर हमारा है और उसी के आधार पर हम यही बात रखने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ऐसे मसलों का हल मीडिएशन से निकलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि जब भी समाधान के लिए मध्यस्थता की जाती है तो उसमें मुस्लिम पक्ष पर अपना दावा छोड़ने का प्रेशर बनाया जाता है। इसलिए बातचीत में शामिल होने के बजाय मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। तो ये जो कोशिशें होती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, कोर्ट करता है कोशिश, लेकिन इसमें आम तौर पे मुस्लिम फरीक पर ही ये दबाव बनाया जाता है कि साहब आप जो है वो अपनी ज़मीन से दस्तबरदार हो जाए, दूसरे के लिए ये आस्था का इशू है, फलां है फलां। तो ये जो कोशिशें होती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, कोर्ट करता है कोशिश, लेकिन इसमें आम तौर पे मुस्लिम फरीक पर ही ये दबाव बनाया जाता है कि साहब आप जो है वो अपनी ज़मीन से दस्तबरदार हो जाए, दूसरे के लिए ये आस्था का इशू है, फलां है फलां। देखिए, जहाँ तक मथुरा का ताल्लुक़ है, 1968 में मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि कमेटी थी और शाही ईदगाह कमेटी के दरमियान एक माहिदा हो गया था, एक एग्रीमेंट हो गया था। तो बात आज मथुरा के लोगों ने कही है कि भाई हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ही हम इस केस को लड़ेंगे जब तक कि जो भी फैसला उसको सुप्रीम कोर्ट से निकलता है। पहली बात तो मुझे इस बात का अफसोस है कि शुरू में बात चलती थी सिर्फ अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात चलती थी, उसके बाद फिर ये बात 3 तक चली गई, ये काशी और मथुरा इसमें शामिल हो गया। अब काशी मथुरा के बाद अब इसमें संभल शामिल हो गया। भोजशाला पे जो फैसला आया है वो आपके सामने है। बदायूं की मस्जिद की बात भी बराबर चलती रहती है, अलीगढ़ की मस्जिद की बात भी बराबर चलती रहती है। जब आप बैठते हैं तो बैठने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता एयरपोर्ट का रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है। रनवे की लंबाई बढ़ाई जानी, जिसकी वजह से वहां की एक मस्जिद को हटाया जाना है। मस्जिद में एंट्री बैन कर दी गई है और नमाज पढ़ने पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है, जिसका समर्थन सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ऐसे में एयरपोर्ट के अंदर बनी हुई मस्जिद को हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के रनवे का एक्सटेंशन का काम होगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। अगर लोगों की भलाई के लिए मस्जिद को हटाया जाता है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না। তা বকরি ঈদও করেছেন। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने भी कहा कि एयरपोर्ट पर मस्जिद का कोई औचित्य नहीं है। ममता सरकार ने इसे जानबूझकर रनवे एरिया में रहने दिया। वहाँ क्या मस्जिद होना चाहिए? कहीं है? जो था गलत था, उसको निकाला जा रहा है। जो वहाँ जाते तो उन्होंने मान लिया है, उन्होंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। उसको रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कलकत्ता एयरपोर्ट में काफी प्रेशर है। अभी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाएगा। वहीं इस मामले में तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार वहां रनवे का विस्तार करना चाहती है तो मुस्लिम समाज को भरोसे में लेना चाहिए, उनसे बात करके कुछ रास्ता निकालना चाहिए। बहुत साल से वहां नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। इसको पहले भी बात हुआ था, तो मैं बराबर बोलता हूं कि मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं इसको खिलाफ हूँ। लोग डरे हुए हैं। मेरा अपील है वहाँ के लोगों से बात करके इसको सल्टा जाए। टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस का भी कहना है कि विकास के काम में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता, लेकिन सरकार को बातचीत से ही कोई रास्ता निकालना चाहिए। सबको संज्ञान में लेते हुए सब कुछ कर सकते हैं। विकास की कोई विरोधी हम लोग नहीं है। हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें जरूर कोई खामियां है। पुराने जमाने की मस्जिद रहते हुए हमारे आवागमन में हो सकता है कोई तकलीफ हो सकता है, लेकिन
सबको संज्ञान में लेते हुए करना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो। तरक्की के लिए कोई पाबंदी नहीं रखना चाहिए, ये ऐसा मानता हूं मैं। फिर भी जबरदस्ती ना करे, संज्ञान में लेते हुए सब कुछ करना सही होगी। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील को लेकर एक रिपोर्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारत ने अमेरिका के साथ जल्दबाजी में किए जाने वाले अंतरिम व्यापार समझौते को खारिज कर दिया है। भारत अमेरिका के दबाव में आकर कोई ऐसा व्यापार समझौता नहीं करना चाहता जिससे देश के हितों को नुकसान पहुंचे। हालांकि रिपोर्ट के सामने आते ही केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हालात को साफ किया और कहा कि खबर गलत है, बेबुनियाद और भ्रामक है। इसके बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी ट्वीट कर इस न्यूज़ को पूरी तरह से फेक बताया और लिखा कि दोनों पक्षों के बीच बहुत सकारात्मक बैठकें हुई हैं और हम लगातार सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 मोस्ट वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि नाकेबंदी के दौरान बदमाशों ने पहले फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 3 बदमाश रवि, सतबीर और पवन के पैर में गोली लगी, जबकि प्रवीण नाम के बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया है। तीनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन बदमाशों ने 9 जुलाई को हथियार की नोक पर एक ज्वेलर से सरेआम 4 लाख रुपए की लूटपाट की थी। लूटपाट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल था, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ इनाम घोषित किया था और अब एक एनकाउंटर के बाद इन्हें पकड़ लिया गया है।